हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्राम चैनल पे स्वागत है। हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं जिससे आप पूरा पॉलिटी का रिवीजन होगा। तो उसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट 6। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। पहला क्वेश्चन, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। मतलब कि भारत का अगर नागरिकता को रजिस्ट्रेशन के थ्रू लेना है तो एक व्यक्ति को आवेदन करने से पहले कितने दिनों तक भारत का निवासी होना चाहिए। तो कितने दिन होना चाहिए इसको? 5 वर्षों तक। 5 ईयर्स को अब कर दिया गया। पहले ये 10 ईयर्स था लेकिन अब इसको 5 ईयर्स कर दिया गया। उसको 5 साल तक रहना होगा, उसके बाद ही वो सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकता है। Which of the following right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? हार्ट एंड सोल, संविधान का हृदय और आत्मा किसे बोला गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा? तो वो बोला गया है आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इससे ऐसा वो उन्होंने बोला था क्योंकि इससे हम क्या जाते हैं, ये आपका है आर्टिकल 32 में और इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो ये सारा आपको कोई भी फंडामेंटल राइट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता, आपके केस को सुनने से मना नहीं कर सकता। जैसे है आपका आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट आपको मना कर सकता है, आपको वापस भेज सकता है। और वहाँ पे आप, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 32 से आप सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप अदर राइट्स के लिए भी जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आल्सो अवेलेबल टू अ फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। तो विदेशियों को भी कौन कौन सा मौलिक अधिकार अवेलेबल है इंडिया में? पहले तो हम देखते हैं कि भारत, सिर्फ भारतीयों को, ओनली इंडियन को कौन कौन सा अवेलेबल है। तो सिर्फ भारतीयों को कौन कौन सा अवेलेबल है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय को अवेलेबल। 15 में क्या है? रिजर्वेशन इन एजुकेशन। 16 में क्या है? रिजर्वेशन इन जॉब। 19 में क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, कहीं भी घूमने का अधिकार है, सारा कुछ। 29 और 30 किस लिए है? माइनॉरिटीज के लिए। ये सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। तो अब देखते हैं फॉरेनर्स को। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल नहीं, ये 16 में है तो ये नहीं है अवेलेबल। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स 19 नहीं अवेलेबल है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, क्लास, ये भी आपका 15-16 का, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी यानी कि आर्टिकल 21, ये अवेलेबल है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सा सही से मैच है? स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है, बिल्कुल सही। इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट, मैरिज एंड डाइवोर्स कंकरेंट लिस्ट, गुड। देखो स्टॉक एक्सचेंज स्टेट लिस्ट में नहीं होगा, ये किस में है? यूनियन लिस्ट में। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये केंद्र सूची में है, केंद्र सूची में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज। अगला, ऑन whom does the constitution confer a special responsibility for the enforcement of fundamental right? फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का दायित्व किसके पास है? तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने का दायित्व किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि फंडामेंटल मौलिक अधिकार सही से इन्फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जाती कर रहा है। तो इसलिए तो फंडामेंटल राइट जो क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट, ये निगेटिव नेचर है। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इन नेचर। निगेटिव इन नेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट को काम करने से रोकता है, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर, पुलिस को आउट ऑफ द कंट्रोल जाने से रोकता है, पुलिस स्टेट को। कौन, और ये कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड, क्या क्या प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 के अंदर? यानी कि आपका क्या है आर्टिकल 23 में? जो चाइल्ड लेबर ये सबको रोका गया है, एक्सप्लॉयटेशन ये सब जो है वो रोका गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस में है? तो 23 और 24 में। तो देखते हैं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, बिल्कुल सही। मानव तस्करी, विच्छावृत्ति, गुलामी, बंधुआ मजदूरी, ये सब को रोक लगाया गया है। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, ये 23 में नहीं है। सेल ऑफ इसेंस, ये 23 में नहीं है। विजिट ऑफ टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया, ये 23 में नहीं है। ये तीनों आपका मोस्टली 19 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्या? 23 का। आर्टिकल 2022 रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ एंड पर्सन, यानी कि 2022 मीन्स इसमें 21 भी है। दिस राइट्स आर अवेलेबल टू। तो हम अभी आपको बताएं कि
ये राइट किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को, नागरिक और गैर नागरिक दोनों लोगों को ये अवेलेबल है, ठीक है ना। ये सबको अवेलेबल, क्योंकि इंडियन तो सिर्फ कौन कौन सा अवेलेबल है? 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम इंश्योर्ड इन आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 से किसको हटा दिया गया है? तो क्या हटा दिया गया है? ये तो अभी भी है, ये भी अभी भी है। फ्रीडम टू कैरी ऑन प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड, ये भी अभी है। असेंबल पीसफुली अभी अवेलेबल है, ठीक है ना। हम इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के, देश के किसी भी समय निवास कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति का अधिग्रहण जो है इसको हटा दिया गया है। फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिपोज प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संवैधानिक संशोधन से। Once the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move to the Supreme Court for the enforcement of his fundamental rights is suspended by। देखो, जब इमरजेंसी आ जाता है तो आपका राइट्स जो फंडामेंटल राइट का है वो कौन सस्पेंड कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसमें? देखो यहाँ पे दो है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, ठीक है। आर्टिकल 358 जो है इसमें आपका होता है जो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के बाद जैसे ही अगर इमरजेंसी, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहरी एग्रेशन जो है, बाहरी हमला, युद्ध के समय अगर इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। लेकिन बाकी कंडीशन में अंडर 359 बाकी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो रिजोल्यूशन लाते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो रिजोल्यूशन लाकर निलंबित करते हैं फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 359 में, ठीक है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को रिपील कर दे, फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ इसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कब आया है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कब आया है? ये आपका आया है केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा बात है। जो आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पे झगड़ा चल रही, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये सब का, कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, आप फंडामेंटल राइट के हैम्पर करने के लिए डीपीएसपी को आप ये नहीं कर सकते हो। तो उसी से बोले ठीक है, आप फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हो, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचा सकते हो। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाओगे तो वो अमेंडमेंट क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। Which of the following statement is are not indicative of the difference between fundamental rights and directive principle? डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के सिद्धांतों के बीच का अंतर का संकेतक नहीं है। इनमें से कौन नहीं है? ठीक है ना। तो देखो निर्देशी सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है, जबकि मौलिक उद्देश्य राष्ट्र के अतिक्रमण को बचाने के लिए, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार राष्ट्र कार्रवाई पर सीमाएं हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत सरकार के चूंकि अर्थव्यवस्था कानून, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकारों को मूल संविधान में शामिल किया था, लेकिन इससे पहले बिल्कुल गलत, निर्देशक भी मूल संविधान में है। मौलिक अधिकार संशोधन योग्य है, लेकिन सिद्धांतों में संशोधन नहीं करते, ये भी गलत है। निर्देशिक सिद्धांत भी संशोधित किया जा सकता है, यानी कि ये दोनों क्या है? संकेतक नहीं है। 3 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 सी। कौन कौन सा? 3 और 4 सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इन्फोर्समेंट जो है वो कौन करता है, किस पर डिपेंड है? तो उस समय इसको क्यों जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया था? क्योंकि ये बोला कि जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास, जैसे भारत सरकार के पास रिसोर्सेज आते जाएगा, वो अपना सारा इसको इन्फोर्स करते जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन आते जाएगा वो अपना काम करते जाएगा। अगला, इन द कॉन्स्टिट्यूशन opportunities for development of scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform are found in। ये सब कहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म, ये सब कहाँ पे हमको मिलता है देखने को? तो ये सब आपको याद होगा फंडामेंटल ड्यूटीज में, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में ये सारा कुछ मिलता है। ये कब लाया गया था आपका? ये आपका आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन प्रोवाइडेड बाई, ये कैसे प्रोवाइड हुआ है? तो ये कैसे हम लोग को दिया गया? संविधान का एक संशोधन करके, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक नया
पार्ट कौन सा पार्ट 4A, पार्ट 4A जोड़ा गया, ठीक है ना, ए और आर्टिकल 51A आपका जोड़कर ये फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य लाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, बिल्कुल सही, दे आर प्राइमरी मोरल ड्यूटीज, बिल्कुल सही, दे आर नॉट रिलेटेड, बिल्कुल सही, इनका किसी कानूनी अधिकार से कोई संबंध नहीं है, वे मुख्य रूप से नैतिक कर्तव्य हैं और ये लागू करने योग्य नहीं है। ये तीनों का तीनों क्या है, सही है, यानी कि 15 का क्या हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं 11, टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है 11। कल हम आपको सारा का सारा फंडामेंटल ड्यूटीज बता देंगे, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन कौन सा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ताकि आपको याद करने में आसान होगा। क्वेश्चन आता है तो आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रट लेना, या फिर ट्रिक्स कुछ बता देंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज इनेक्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, ये क्या है, ये लाइक इन्फोर्सिएबल ड्यूटीज, पार्लियामेंट कैन इम्पोज पेनाल्टीज, नहीं, ये तो नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अब देखो, लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट आर मैंडेट टू पीपल, नहीं, लाइक फंडामेंटल राइट दैट आर इन्फोर्सिएबल, बिल्कुल नहीं, नो मोर देन मीन टू क्रिएट साइकोलॉजिकल कंसेंसस अमॉन्ग द सिटीजन एंड ऑफ एजुकेशनल वैल्यू, बिल्कुल, नागरिक के बीच मनोवैज्ञानिक चेतना और शिक्षा मूल्य को पैदा करने के अलावा और इसमें कुछ नहीं है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। एक साइकोलॉजिकल कॉन्शसनेस आपका बनाना चाह रहा है, आपका नेचर के, आपका देश के प्रति, लोगों के प्रति सारा आपका कर्तव्य बता रही है, आपका कर्तव्य है, आपका करो, आपका मोरल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज हम इनेक्टेड बाई इतना विद अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन सा कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो ये थे स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि आप राष्ट्र का झंडा और राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंट्रोड्यूस्ड बाई 44th अमेंडमेंट, नहीं, किसे 42nd से। आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3A, नहीं, पार्ट 4A। आर नॉट जस्टिसेबल, बिल्कुल सही, तो यानी कि इसका डी केवल 3 आंसर है। ये क्या हो जाएगा, ए 44 नहीं है, 42nd है, 3A नहीं, 4A है, तो और ये न्याय संगत नहीं है, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन स्टेट आर दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट, अधिकार होगा किसी भी वर्ग को अपने धर्म संप्रदाय सब के प्रचार सब सारा कुछ का अधिकार होगा। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल पर्पस, टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें से क्या सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों क्या है, सही है। आर्टिकल 26 आप अपने धर्म के प्रचार के लिए पब्लिक ऑर्डर सब करके आप क्या आप इस्टेब्लिश और इंस्टीट्यूशन को कर सकते हो, आप उसका अफेयर जो है मैनेज कर सकते हो रिलीजन के मैटर में, आप जमीन या ज़्यादा चल अचल संपत्ति पे स्वामित्व ग्रहण कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग फंडामेंटल ड्यूटीज आई लिस्टिंग, इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो देखो, टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल, हमारी समग्र संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना, ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू अवॉइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना, बिल्कुल। उसके बाद टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च टू विन इंटरनेशनल फेम, यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सही था, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक ट्रेनिंग, लेकिन टू विन इंटरनेशनल फेम ये नहीं है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना ये नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू से, जब भी बुलाया जाए तो आप राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल हो, तो 1, 2 और 4, बिल्कुल 1, 2 और 4। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया ऑफ, क्या आइडिया था इसमें, क्यों लाया गया, ताकि इसको क्या दिया जाए, फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको लाने के पीछे मेन कारण क्या था, इसका मतलब क्या, कर्विंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर आपको मोरल ड्यूटीज दिया जा रहा, तो जब आपको मोरल ड्यूटी दिया जाएगा, आपको मोरल सिखाया जाए, तो आप विध्वंसक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज ये सब नहीं करोगे, तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ,
क्या डिस्क्राइब किया जाता है इसको, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत संघ में क्या क्या है, तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या क्या कंसिस्ट करता है, स्टेट, यूटी और एटी। स्टेट्स भी है यूनियन ऑफ इंडिया में, यूटी भी है। अभी कितना स्टेट है, 28 स्टेट्स है। कितने यूटी हैं, 8 यूटी हैं। और अगर कहीं कोई हम टेरिटरी को एक्वायर करते हैं तो वो भी यूनियन ऑफ इंडिया में आएगा। तो इसमें क्या क्या है, स्टेट, यूटी और एटी, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, ये तीनों इसका आंसर है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन यूनियन लिस्ट में है, तो देखो, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट में नहीं है, फिशरीज नहीं है, पब्लिक हेल्थ नहीं है। देखो, माइंस, ऑयल फील्ड्स, ये सब किसके कंट्रोल में है, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि ये जो है ये किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में। तो इससे ये इज द करेक्ट आंसर। ए पर्सन हु वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1951 इन रंगून, whose father was a citizen of India by birth at time of his birth is deemed to be an Indian citizen by descent। बिल्कुल सही है। और फिर वो इंडियन सिटीजन बन, क्योंकि उसके पिताजी क्या है, उसके पिताजी भारतीय हैं उसके जन्म के समय। ए पर्सन हु वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1988 इन ईटानगर, हुज मदर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ बट फादर वाज नॉट, इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। बिल्कुल, एनी वन ऑफ हिज पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन, तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। यानी कि इसका क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज करेक्ट। इसमें से शिक्षा के अधिकार संबंध में कौन सा कथन सही है। द राइट कवर्स बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट लिटरेसी एंड देयरफॉर यूनिवर्सली ग्रांटेड एजुकेशन टू ऑल ऑफ इंडिया। नहीं, ये इसमें नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स को कवर करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, द राइट इज ए चाइल्ड राइट कवरिंग द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स एंड बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम द ईयर 2015। नहीं, ये भी गलत, ये 2003 से ही लगभग ऑपरेशनल बन गया है। द राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज द फर्स्ट वेलफेयर स्टेट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल गलत, वो पहला वेलफेयर स्टेट नहीं है, गलत हो गया। द राइट हैज बीन गिवन टू ऑल बिटवीन 6 to 14 ईयर्स अंडर 86 to 108। बिल्कुल सही। 86वां संवैधानिक संशोधन से 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी भारतीय बच्चों को ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 21A। विच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए किसको दिया गया सारा अधिकार, तो पार्लियामेंट को सारा अधिकार दिया गया। सक्षम संस्था कौन है, संसद। आर्टिकल 11 से संसद अपना पावर लेता है, यानी कि पार्लियामेंट। इन इंडिया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। देखो, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट जो है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि आपको कंप्लीटली फ्रीडम नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ने पे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आपके फंडामेंटल राइट्स पे ज़रूरत पड़ने पे रोक लगाया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पे उसको बदला जा सकता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में को पे रिस्ट्रिक्शन किस किस ग्राउंड पे लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पहला, द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई बात आता है, जैसे कोई बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, तो ये क्या है, ये सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बात आ रहा है, तो बिल्कुल इस पे आप पे रोक, आपको जेल हो सकता है। जैसे कुछ लोग को हुआ, कुछ बोलते थे कि हम नॉर्थ ईस्ट में जो आपका जो चिकन नेक है, चिकन नेक को काट देंगे। चिकन नेक क्या है, वो सिलीगुड़ी के पास जो रास्ता है, वो जो नॉर्थ ईस्ट और इंडिया मेनलैंड को कनेक्ट करता है, तो क्या है, वो हमारे इंटीग्रिटी पे असर पड़ा, तो इसके लिए आपका आर्टिकल 19 को रोका जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कंटेम्प्ट, ये हम लोग देखेंगे, इसमें दो होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आप कोर्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, आप कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ज़्यादा आप कोर्ट को क्रिटिसाइज करोगे या कुछ ऐसा अनाप शनाप बोलोगे तो उस पर आप पे केस हो सकता है, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट अगर आपका फ्रेंडली रिलेशन है, अगर आप उस फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट में कोई कुछ ज़्यादा बोल रहा है तो गवर्नमेंट उस पर रोक लगा सकता है। अगर नहीं रोका तो उसका जो रिश्ता जो है वो उस देश के साथ खराब हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे भी ये है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, ये तो ऑलरेडी आर्टिकल 29 एंड 30 में है, तो इसको 19 के अंदर में कोई बात नहीं, तो इसलिए 4 इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3।
तो इस तरह से आज का 30 क्वेश्चन का जो सेट है वो आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो इसी तरह अगर आप लोग को जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड कोर्स करना है तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो चुका है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप लोग को किसी भी तरह की ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको सारा क्वेरीज वहाँ पे क्लियर कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक्स, मिलते हैं कल की क्लास में।